national education policy is big on access to education, starting from primary education. In higher education, the aim is to increase gross enrollment ratio to 50% by 2035. नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद अब सभी को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट का इंतजार है। 22 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जो कि 12 अगस्त तक चलेगा। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव के कारण इस साल दूसरी बार बजट पेश होने जा रहा है। 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया गया था। ये बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की वित्तीय योजनाओं और नीतियों की रूपरेखा तय करेगा, जिसमें शिक्षा महत्वपूर्ण सेक्टर है। आम जनता को उम्मीद है कि सरकार उनके हित में शिक्षा से जुड़े कई अहम फैसले लेगी। तो आइए जानते हैं कि पिछले बजट में और अंतरिम बजट में एजुकेशन सेक्टर को क्या कुछ मिला था और इस बार के बजट से क्या उम्मीद है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति में वहां की शिक्षा व्यवस्था की विशेष भूमिका है। शिक्षा किसी भी देश को आगे ले जाने के साथ साथ संस्कारित करने का काम करती है। इसका सीधा प्रभाव समाज, संस्कृति, राजनीति के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। भारत में शिक्षा प्रणाली बहुत ही विशाल और विविधतापूर्ण है, लेकिन अभी भी तमाम चुनौतियां हैं जिनसे निपटना जरूरी है। जैसे कि सभी को समान शिक्षा, ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की पहुंच, डिजिटल शिक्षा के साधनों की कमी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत है। हर बार की तरह इस बार के बजट से भी सभी को शिक्षा के क्षेत्र से बहुत उम्मीदें हैं। छात्र, शिक्षक, अभिभावक और पूरे शिक्षा समुदाय के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार का बजट उनके लिए कुछ खास हो, बेहतर हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई अहम घोषणाएं कर सकती हैं। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ज्यादा बजट आवंटित किया जा सकता है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों और कॉलेजों की स्थिति सुधारने के लिए कई अहम कदम उठा सकती है। इसके अलावा डिजिटल एजुकेशन के लिए भी घोषणाएं होने की उम्मीद है। National Digital Library for Children and Adolescents. A National Digital Library for Children and Adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres, and levels, and device agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the national digital library resources. Additionally, to build a culture of reading and to make up for pandemic time learning loss, the National Book Trust, the Children's Book Trust, and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular titles in regional languages and in English to these physical libraries. इस साल लोकसभा चुनाव की वजह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था और अब वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आम बजट पेश होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में पेश किया जाना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अन्य सेक्टर की तरह ही शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज से लेकर प्रशिक्षण, कौशल विकास और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भी इस बार के बजट से
काफी उम्मीदें हैं। शिक्षा क्षेत्र में अगर छात्रों की उम्मीदों की बात करें तो फीस में रियायत, यानी छात्रों की सबसे बड़ी उम्मीद है कि सरकार फीस में रियायत दे सकती है, खासकर उच्च शिक्षा के लिए जहां फीस अक्सर बहुत ज्यादा होती है। छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता की बात करें तो गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता की योजनाएं बढ़ाई जा सकती हैं, जिससे कि वे भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। डिजिटल शिक्षा की बात करें तो कोविड-19 महामारी ने डिजिटल शिक्षा के महत्व को उजागर किया। इसीलिए छात्रों को उम्मीद है कि सरकार डिजिटल शिक्षा के साधनों को बढ़ावा देगी और सस्ते इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात करें तो शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। सरकार को इस बजट में शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की घोषणा करनी चाहिए। उम्मीद की जा सकती है कि इस बजट में सरकार शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की घोषणा कर सकती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी 47,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान इस साल के बजट में था, जो कि अंतरिम बजट था, उससे प्रावधान को कहीं अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, ताकि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं उसमें कहीं भी पैसे की कोई कमी ना आए। नए नए संस्थान अभी खुलना है, बहुत सारे फैकल्टी का रिक्रूटमेंट होना है, बहुत सारे संस्थानों में बहुत सारे पद अभी भी रिक्त हैं, कुछ नए पदों का सृजन किया जाना है, और जो ज्ञान का क्षेत्र है उसमें नई नई संभावनाओं से नए शोध होना है। इन सब के लिए जो भी वित्तीय प्रावधान आवश्यक हैं वो किए जाने चाहिए। स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की जरूरत है। छात्रों के लिए बेहतर क्लासरूम, लाइब्रेरी, लैब्स और खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाने की उम्मीद की जा सकती है। नई शिक्षा नीति 2020 को पूरे देश में सफलतापूर्वक लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन आवंटित किए जा सकते हैं। इसके तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक के सभी स्तरों पर सुधार की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई और अहम घोषणाएं कर सकती हैं। आम बजट में सरकार उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ज्यादा बजट आवंटित कर सकती है। 1.5 मिलियन से ज्यादा स्कूलों और 250 मिलियन से ज्यादा छात्रों वाले देश में मजबूत शैक्षणिक सहायता और आवश्यक संसाधन प्रदान करना बहुत जरूरी है। बढ़ी हुई फंडिंग कक्षाओं में डिजिटल उपकरणों के एकीकरण की सुविधा प्रदान कर सकती है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों और कॉलेजों की स्थिति सुधारने के लिए भी कदम उठा रही है। इसके अलावा डिजिटल एजुकेशन के लिए भी घोषणाएं की जा सकती हैं। कोरोना महामारी के बाद एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव आया, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा मिला, तो ऐसे में सरकार डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट की उपलब्धता बढ़ाने के लिए योजनाओं की घोषणा कर सकती है। डिजिटल एजुकेशन डिजिटल फ्यूचर की तरफ बढ़ते भारत के व्यापक विजन का हिस्सा है। इसलिए ई विद्या हो, वन क्लास वन चैनल हो, डिजिटल लैब्स हो, डिजिटल यूनिवर्सिटीज हो, ऐसा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर युवाओं को बहुत मदद करने वाला है। बजट में शिक्षक प्रशिक्षण और विकास के लिए भी प्रावधान किए जा सकते हैं। इसके साथ ही टीचर्स को नए नए तरीकों से पढ़ाने की ट्रेनिंग मिलने का प्रावधान हो सकता है, जिससे कि वे बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकें। Teachers' training will be re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transaction, continuous professional development, dipstick surveys, and ICT implementation. The District Institute of Education and Training will be developed as vibrant institutes of excellence for this purpose.
एजुकेशन लोन के नियमों में भी सुधार हो सकता है, क्योंकि अगर एजुकेशन लोन में सुधार होता है तो इससे बच्चों को फायदा होगा। इसके अलावा सरकार स्कॉलरशिप की संख्या में भी इजाफा कर सकती है और उसकी प्रक्रिया को भी सरल बना सकती है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर एजुकेशन सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो इससे छात्रों को पढ़ने के लिए अच्छा माहौल मिलता है। ज्यादा लागत वाले प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए फंडिंग के विकल्प बढ़ाए जाने और सभी शिक्षा सेवाओं पर लगने वाले जीएसटी में छूट, शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विकास जैसी कई ऐसी मांगे हैं जिनके लिए इस सेक्टर से जुड़े लोगों को वित्त मंत्री से बहुत उम्मीदें हैं। साथियों, हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपनी नेशनल वैल्यूज के साथ जोड़ते हुए अपने नेशनल गोल्स के अनुसार रिफॉर्म्स करते हुए आगे बढ़ता है। मकसद ये होता है कि देश का एजुकेशन सिस्टम अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को फ्यूचर रेडी रखे, फ्यूचर रेडी करें। भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए अपने बजट में लगातार बढ़ोतरी की है, जिसमें डिजिटल व्यवस्था और कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इस साल फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट में सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन किया था। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए अपने बजट में लगातार वृद्धि की है, जिसमें डिजिटलीकरण और कौशल विकास पर जोर दिया गया है। 2023 के बजट में शिक्षा क्षेत्र को 1,16,417 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन मिला, जो कि शिक्षा मंत्रालय को दिया गया। ये अब तक का सबसे बड़ा आवंटन था। इससे एक साल पहले सरकार ने अपने शिक्षा बजट आवंटन में पहली बार 1 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार किया था। इस साल के फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट में सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के लिए 73,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया था। एजुकेशन सेक्टर को मिला ये अब तक का सबसे बड़ा आवंटन था। इससे पहले पिछले वित्तीय वर्ष में एजुकेशन सेक्टर को 68,904.85 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे। वहीं शिक्षा मंत्रालय की स्कीम पीएम श्री की फंडिंग को भी अंतरिम बजट में बढ़ाया गया था। सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूलों में बदलने के लिए लाई गई इस पहल का फंड अंतरिम बजट 2024 में 3,250 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6,050 करोड़ रुपए कर दिया गया था, जबकि 2023 में ये आवंटन 2,800 करोड़ रुपए था। जहां 2023 में अनुमानित बजट 1,08,878 करोड़ रुपए था, तो वहीं 2024 के अंतरिम बजट में ये आंकड़ा 1,24,638 करोड़ रुपए था। समग्र शिक्षा की बात करें तो जहां ये आंकड़ा 2023 में 33,500 करोड़ रुपए था, तो वहीं 2024 के अंतरिम बजट में ये आंकड़ा 37,500 करोड़ रुपए था। उन्नतिशील भारत के लिए पीएम श्री योजना की बात करें तो 2023 में जहां 2,800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, तो वहीं 2024 के अंतरिम बजट में 6,050 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यानी पीएम उषा अभियान की बात करें तो इसके लिए साल 2024 के अंतरिम बजट में 1,815 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। राज्यों के लिए STARS यानी शिक्षण ज्ञानार्जन सुदृढ़ व्यवस्था और परिणाम की बात करें तो इस योजना के लिए जहां 2023 में
700 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट आवंटित किया गया था, तो वहीं 2024 के अंतरिम बजट में ये आंकड़ा 1250 करोड़ रुपए था। एजुकेशन एम्पावरमेंट की बात करें तो शिक्षा सशक्तिकरण के लिए साल 2023 में जहां 1500 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट आवंटित किया गया था, तो वहीं साल 2024 के अंतरिम बजट में यह आंकड़ा 1576 करोड़ रुपए था। अब बात करते हैं पिछले बजट यानी 2023 के बजट में शिक्षा के क्षेत्र में क्या आवंटन किए गए थे और उनका क्या असर हुआ। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में क्या नई योजनाएं लाई गईं और क्या क्या सुधार किए गए। 2023 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल 1.04 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसमें स्कूली शिक्षा के लिए 63,449 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। वहीं उच्च शिक्षा के लिए 40,828 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसके साथ ही डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। पिछला बजट यानी साल 2023 का बजट साल 2022 के संशोधित अनुमानों से 13% ज्यादा था। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को 68,805 करोड़ रुपए यानी मंत्रालय के व्यय का 61% आवंटित किया गया था, जो कि 2022-23 के बजट के संशोधित अनुमानों से 16.5% अधिक था। इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग को 44,095 करोड़ रुपए यानी मंत्रालय के व्यय का 39% आवंटित किया गया था, जो कि 2022-23 के बजट के संशोधित अनुमानों से 8% अधिक था। भारत सरकार का प्रयास है सबको शिक्षा, समान शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जिसके लिए लगातार प्रयास जारी है। इसी के तहत कौशल भारत मिशन एक प्रमुख पहल ने 1.4 करोड़ व्यक्तियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है और 54 लाख युवाओं को फिर से कुशल बनाया है। साथ ही 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालयों सहित उच्च शिक्षण संस्थानों का विस्तार खासतौर पर टियर 2 और टियर 3 शहरों के छात्रों के लिए अधिक शैक्षिक अवसर उपलब्ध करवाता है। खुशी की बात यह है कि पिछले दशक में STEM पाठ्यक्रमों में महिला नामांकन में 28% की वृद्धि हुई है। अब कुल नामांकन में लड़कियों और महिलाओं की हिस्सेदारी 43% है, जो कि वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा है। ये वृद्धि न केवल अपने आप में एक सकारात्मक प्रवृत्ति है, बल्कि निजी क्षेत्र में महिलाओं के लिए अवसरों की बढ़ोतरी का भी संकेत देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो सरकार भारत की युवा शक्ति की शिक्षा और कौशल विकास के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसके लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई और उसे तेजी से लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा और भारतीय भाषाओं में शिक्षा पर जोर दिया गया है। साथियों, हमारे यहाँ स्थानीय भाषाओं को अपने हाल पर ही छोड़ दिया गया। उसे पनपने और आगे बढ़ने का मौका बहुत कम मिला। अब एजुकेशन पॉलिसी में जो बदलाव लाए गए हैं, उससे भारत की भाषाएं आगे बढ़ेगी, उनका और विकास होगा। ये भारत के ज्ञान को तो बढ़ाएगी ही, भारत की एकता को भी बढ़ाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि हमने मातृभाषा में शिक्षा देना प्रारंभ किया है। अब उच्च शिक्षा में और बल्कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भी मातृभाषा में शिक्षा दी जा रही है। कुछ प्रयास प्रारंभ हुए हैं, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए भी वित्तीय प्रावधान की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर इस दिशा में भी अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान किए जाने चाहिए। विभाग की ओर से विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों और वैश्विक बाजार के लिए युवाओं को शिक्षित, रोजगार के लायक और प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से
केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिक घटक को कार्यान्वित कर रहा है। इसमें शिक्षित और रोजगार लायक युवाओं के बीच अंतर को भरने, माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की दर कम करने और उच्च स्तर पर शिक्षण के दबाव को कम करने पर भी ध्यान दिया गया है। इस योजना में 9वीं से 12वीं कक्षा तक सामान्य शैक्षिक विषयों के साथ ही खुदरा व्यापार, ऑटोमोबाइल, कृषि, दूरसंचार, स्वास्थ्य देखभाल, ब्यूटी एंड वेलनेस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, सुरक्षा, मीडिया और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में रोजगार पाने के लिए व्यावसायिक विषय शुरू किए गए हैं। 21वीं सदी के नौजवानों की सोच, उनकी जरूरतें, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए बनाने का व्यापक प्रयास हुआ है। 5 वर्ष तक देश भर में इसके हर बिंदु पर व्यापक डिबेट और डिस्कशन हुए, हर स्तर पर हुए और तब जाकर ये नई नीति बनी है। इसमें हर क्षेत्र, हर राज्य के विद्वानों के विचारों को समाहित किया गया है और इसलिए ये सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि 130 करोड़ से अधिक भारतीयों की एस्पिरेशंस का रिफ्लेक्शन भी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 आने वाले वर्षों में लाखों युवाओं को स्किल, रीस्किल और अपस्किल करेगी। इस योजना से आदिवासियों, दिव्यांगों और महिलाओं की जरूरतों के अनुसार टेलर मेड प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। साथ ही इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक जैसे कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें भी मैन पावर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए भारत में काम करना और आसान होगा। भारत में इन्वेस्टर्स को रीस्किलिंग पर ज्यादा ऊर्जा और संसाधन नहीं खर्च करने पड़ेंगे। इस बजट में पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का भी ऐलान किया गया है। इससे हमारे पारंपरिक कारीगरों, हस्तशिल्पियों, कलाकारों के स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना इन कारीगरों को नया मार्केट भी दिलाने में मदद करेगी और इससे अनेक उत्पादों के बेहतर दाम भी मिल सकेंगे। हमारे विश्वकर्मा साथियों के पारंपरिक कौशल को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक ढालने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई गई है। इस पर लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे 18 अलग अलग तरह के हुनर से जो परिवार जुड़े हुए हैं, ऐसे परिवारों को हर प्रकार की सहायता दी जाएगी, उनको लाभ होगा। भारत सरकार का कौशल विकास, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग से उद्योग की जरूरतों को पूरा करना मकसद है। इसीलिए ग्रामीण भारत में शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और वैश्विक चुनौतियों को हल करने की योग्यता प्रदान करना प्रमुख लक्ष्य है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आने वाले बजट में शिक्षा के क्षेत्र में जीएसटी से राहत मिल सकती है और स्कूली और उच्च शिक्षा सस्ती हो सकती है। अन्य सेक्टर की तरह स्कूल, कॉलेज से लेकर प्रशिक्षण, कौशल विकास और प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग संस्थानों और विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा पर जीडीपी का 6% आवंटित करने की योजना बनाने और खर्च करने की जरूरत है। यदि भारत का लक्ष्य शिक्षा में विश्व गुरु बनना है तो उसे ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से शैक्षिक बुनियादी ढांचे, शिक्षक प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए महत्वपूर्ण निवेश करना होगा। सरकार को शैक्षिक पहलों में निवेश करने वाले नियमों और व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने पर भी विचार करना होगा। कुछ एक्सपर्ट्स की राय है कि शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरत के लिए 18% टैक्स स्लैब बहुत ज्यादा है।
सरकार को खेल, रोजगार सृजन और मूलभूत परिवर्तन के लिए बजट आवंटित करना चाहिए, जिससे कि भारत के युवा पढ़ाई के साथ साथ अपने हुनर को भी बढ़ावा देकर विकसित भारत में योगदान दे सकें। इसके साथ ही उम्मीद की जा रही है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ और सस्ती हो, साथ ही ऑनलाइन शिक्षण पर जीएसटी दरों में भी राहत मिले। देश में उच्च शिक्षा के लिए एक एकल नियामक बनाने के लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग यानी HECI विधेयक को भी फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके साथ ही आने वाली पीढ़ी को शिक्षण को पसंद के करियर के रूप में बदलने के लिए निवेश और उनके इरादे में वृद्धि के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इसी तरह व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र के मद्देनजर भविष्य की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने, मौजूदा सुविधाओं में और सुधार के लिए ग्रीनफील्ड प्रशिक्षण सुविधाओं के निर्माण के लिए उच्च बजटीय आवंटन होना चाहिए, जिससे कि रोजगार क्षमता बढ़ने के साथ साथ उद्योगों में भी भागीदारी बढ़े। लोग बरसों से चली आ रही एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव चाहते थे वो उन्हें देखने को मिले हैं। कुछ लोगों के मन में ये सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि इतना बड़ा रिफॉर्म कागज पर तो कर दिया, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? यानी अब सबकी निगाहें इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है। आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन में और उस काम में सीधे तौर पर जुड़े हैं। आप सबकी भूमिका बहुत ज्यादा है, बहुत अहम है। जहां तक पॉलिटिकल विल की बात है, मैं पूरी तरह कमिटेड हूं, मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। तो कुल मिलाकर आने वाला बजट 2024-25 शिक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। छात्रों, शिक्षकों और पूरे शिक्षा समुदाय की नजरें इस बजट पर टिकी हैं। उम्मीद है कि आने वाले बजट में सरकार शिक्षा बजट को बढ़ा सकती है, साथ ही जीएसटी से भी राहत मिल सकती है। स्कूली और उच्च शिक्षा सस्ती होने की उम्मीद की जा सकती है। तो एक तरफ जहां शिक्षा से जुड़े हितधारकों की अपेक्षाएं शिक्षा को अधिक किफायती और सुलभ बनाने की है, तो वहीं सरकार लगातार डिजिटल ढांचे को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है। तो इसी उम्मीद के साथ कि सरकार इस बार के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान करेगी और हमारी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। तो इस खास प्रस्तुति में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।